मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। जो पॉलिटिक के क्वेश्चन जेपीएससी पेपर 1 के जो टेस्ट चल रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल के लिए, इसके पीडीएफ जो मिलेंगे आपको मेंबर्स के लिए जो टेलीग्राम ग्रुप हैं वहाँ मिलेंगे। जिनको भी पीडीएफ की इच्छा हो वे मेंबरशिप को ज्वाइन करें, अन्यथा अगर यहाँ से आपके काम चल जा रहे हैं तो यहाँ पर रेगुलर अपलोड होंगे क्वेश्चन एंड आंसर दोनों। आप लोग टेस्ट दीजिए और जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के कैंडिडेट्स पॉलिटी के टेस्ट का लाभ उठाएं। इसके बाद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस वगैरह वगैरह के टेस्ट होंगे और ये निरंतर चलते रहेंगे। आज जो टेस्ट हमारे लेने का प्लान था तो निश्चित रूप से आज मूलाधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, इन 3 टॉपिक्स के 57 प्लस क्वेश्चंस हैं। अब चलिए देखते हैं उत्तर इनके। पहला जो प्रश्न था, मूल अधिकारों के अंतर्गत कहाँ से कहाँ तक की धाराएं, यानी कि उसका रेंज बताना है, आर्टिकल रेंज, और किस अध्याय में दिया गया है। इसका जो उत्तर होगा देखें, 12 to 35 है समाप्त हो गया है 5 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कुछ प्रावधान थे कि कुछ मूल अधिकार वहाँ लागू नहीं थे 35 है, तो चूंकि वह सामान्य केंद्र शासित राज्य बन चुका है, इसलिए 35 है की जरूरत नहीं रह चुकी थी। 2 नंबर में आइए, मूल अधिकारों का विकास सर्वप्रथम विश्व के किस देश में, किसके द्वारा और कब हुआ। तो देखिए ब्रिटेन में हुआ है और 1215 में सम्राट जॉन के द्वारा वहाँ के जो भी खास करके जमींदार लैंडलॉर्ड्स थे उनको अधिकार दिए गए थे मैग्ना कार्टा के द्वारा। अगर आप आगे देखते हैं तो 1789 के फ्रांसीसी क्रांति में भी कई अधिकार दिए गए वहाँ के लोगों को, तो मूल अधिकारों के विकास के रूप में आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप अमेरिका के संविधान में भी ये सब कुछ सुविधा दिया गया था, ठीक है। तो अमेरिका हुआ, फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, यहाँ से मूल अधिकार के तत्व, राष्ट्रीयता के तत्व की उत्पत्ति मानी जाती है। चलिए तीसरे नंबर पर आते हैं। 1925 में एनी बेसेंट ने किस बिल के माध्यम से मूल अधिकारों की मांग की थी, है ना। तो ये था कॉमनवेल्थ इंडिया विधेयक, मूल अधिकारों की मांग की गई थी। सर्वप्रथम 4 नंबर आई, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा मूल अधिकारों की मांग की गई थी। तो देखिए आप, बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में आता है, हिस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है, प्लस इंडियन पॉलिटी के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए 1931 कराची सम्मेलन उत्तर होगा। मूल अधिकारों पर विचार करने के लिए संविधान सभा के द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक परामर्श समिति का गठन किया गया था कि मूल अधिकार किस प्रकार से दिए जाएं और क्या क्या दिए जाएं। तो इस संदर्भ में एक जो समिति बनी थी वो वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में बनी थी। मूल अधिकारों पर विचार करने के लिए संविधान सभा के द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक उप समिति का भी गठन किया गया था। भारत के संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि यहाँ पर बहुसंख्यक किसी भी रूप में अल्पसंख्यक पर हावी नहीं होने चाहिए, जैसा कि अन्य देशों में होता है। इसलिए अल्पसंख्यक प्लस मूल अधिकार दोनों के लिए एक उप समिति का गठन किया गया था, जो जेविक कृपलानी की अध्यक्षता में गठित हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं और उसके उत्तर को देखते हैं। मूल अधिकारों को आप निम्न में से किस श्रेणी में रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर कोई भी बनाने के दौरान कंफ्यूज हो गए होंगे तो ये जान लीजिए कि इसका उत्तर जो होगा ए होगा, संवैधानिक अधिकार। देखिए इसलिए संवैधानिक अधिकार कहा जाता है क्योंकि मूल अधिकार जो है किसी न किसी आर्टिकल में वर्णित है। जब भी चाहे कोई संस्था हो, अधिकार हो या कुछ भी हो, अगर आपके भारत के संविधान के किसी भी आर्टिकल में वर्णित होगा तो उसे संवैधानिक अधिकार कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम बात एक उदाहरण छोटा सा आपको देते हैं, योजना आयोग और भी नीति आयोग है, उसका किसी भी आर्टिकल में कोई वर्णन नहीं है, तो उसका भी प्रश्न आता है कि कौन सा ये है। तो योजना आयोग असंवैधानिक नहीं लिखना है, ठीक है, उसका लिखना है संविधानेतर, ठीक है। और कोई विधि के अनुसार अगर स्थापित किया गया है कोई अधिनियम, ठीक है, तो विधिक अधिकार में चला जाएगा। संवैधानिक तभी होगा जब भारत के संविधान के किसी आर्टिकल में विवरण है। चलिए 8 नंबर, वे कौन कौन से मूल अधिकार
से संबंधित अनुच्छेद है जो सिर्फ नागरिकों यानी कि सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त होते हैं। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जिस सीमा तक, अगर मान लीजिए कि उस विधि का आप एक पार्ट हटा रहे हैं क्योंकि वह मूलाधिकार का उल्लंघन करता है, लेकिन अगर उस पार्ट को हटाने से उस विधि का कोई मतलब ही नहीं रह जाए, जिस पार्ट को आपने हटाया वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था, कोई मतलब ही नहीं रह जाए, तो सारी की सारी विधि जो है अवैध हो जाती है। क्लियर? चलिए 14 नंबर पर आते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकता है ऐसा निम्न में से किस किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया था? ठीक है, कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मूल अधिकारों में संशोधन करने का 100% अधिकार पार्लियामेंट का है। चलिए ऑप्शन जो आपके समक्ष हैं, शंकरी प्रसाद मामला, गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला, ए और सी दोनों। तो इसका उत्तर जो होगा डी, शंकरी प्रसाद और केशवानंद भारती। बाद में मिनर्वा मिल मामला 1980 का जो मामला था, उन सभी मामलों में भी अब और वर्तमान में भी कुछ मामले आते हैं, तो केशवानंद भारती मामला एक मिल का स्तंभ बन चुका है, लेकिन गोलकनाथ बनाम के शंकरी प्रसाद मामला जो था सबसे पहले आपका था। ओके, इसमें सिंपली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि नहीं, मूलाधिकार में भी संशोधन संसद कर सकते हैं, लेकिन गोलकनाथ नाम के एक जमींदार थे, जब उन्होंने केस किया कि उनके संपत्ति का अधिग्रहण किया जा रहा है, भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, नहीं, ये मूलाधिकार में है संपत्ति का अधिकार, इसलिए आप जो है मूलाधिकार में संसद को संशोधन करने का अधिकार नहीं है। इसके विरुद्ध सरकार भी गई, फिर केशवानंद भारती का मामला आया, तो 1973 में फिर से सुप्रीम कोर्ट की एक बृहत्तर पीठ ने कहा कि नहीं,
सरकार जो है किसी भी संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, चाहे मूलाधिकार क्यों ना हो, लेकिन मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती है। एक प्रश्न आता है मूल ढांचे का कंसेप्ट कहाँ से आया है, तो सी नंबर से आया है, केशवानंद भारती बनाम 1973 में। हाल ही में केशवानंद जी की मृत्यु हो गई है, केरल राज्य के विरुद्ध किया था। उत्तर होगा डी। 15 नंबर आइए, मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्न अधिकारों के संदर्भ में कौन कौन से आर्टिकल रेंज हैं, है ना। पहला जो आपसे पूछा गया है समता का अधिकार, तो ये 14 से 18 होगा, ये सब आपको याद रहना चाहिए। दूसरा जो पूछा गया है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22। आप लोग चैनल के मेंबरशिप को जरूर ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बहुत लाभ होंगे। चलिए, शोषण के अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है 32। मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संसद को है, किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार में संसद के द्वारा संशोधन किया जाता है, 368। 17 नंबर आई, आर्टिकल 14 के संदर्भ में निम्न में से कौन गलत है ना। विधि के समक्ष समता शब्द ब्रिटेन से लिया गया है, विधि का समान संरक्षण शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ध्यान से ऑप्शंस को देखें, उपरोक्त में से दोनों गलत नहीं है, उपरोक्त में से दोनों गलत है, तो उत्तर सी होगा, है ना। ए और बी स्टेटमेंट चूंकि सही था इसलिए उत्तर सी होगा। संविधान का अनुच्छेद 15 निवास स्थान के आधार पर भेदभाव करने की इजाजत देता है या नहीं, पूरी तरह से देता है ना, क्योंकि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ठीक है, इस आधार पर भेदभाव नहीं करना है। निवास, भाषा इत्यादि के आधार पर आर्टिकल 15 के तहत भेदभाव कर सकते हैं। 19 नंबर, संविधान का अनुच्छेद 16 निवास स्थान के आधार पर भेदभाव करने की इजाज़त देता है या नहीं, ठीक है। तो आर्टिकल 16 जो लोक नियोजन में समता वाला है, इसमें आप निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यही कारण था कि सोनी कुमारी मामले में झारखंड सरकार की हार हुई और कई नियोजन फंस चुके हैं झारखंड में आर्टिकल 16 के उल्लंघन के कारण ही। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। संविधान के निम्न अनुच्छेदों में क्या शामिल है? 15(3) में स्त्रियों और बच्चों के संरक्षण से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, ठीक है, उनके लिए संरक्षण कर सकते हैं। 16(4) ए जो है प्रोन्नति में रक्षण, छुआछूत के लिए संरक्षण 17 सब याद ही होगा आप लोगों को, और 18 जो है उपाधियों का अंत। और चलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस बार आ सकता है, सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है, तो इसमें ओबीसी, SC, ST शामिल होंगे कि नहीं, तो चूंकि इनको आरक्षण मिल रहा है इसलिए इनकी भागीदारी नहीं होगी। और नए जो पार्ट्स अनुच्छेद जोड़े गए हैं 15(6) और 16(6). अगला जो प्रश्न है 22 नंबर, 19(1)D और 19(1)C में किस तरह की स्वतंत्रताएं शामिल किए जाते हैं? 1C में देखिए संगम या संघ बनाने का, और 1D में देश के किसी भी क्षेत्र में निर्बाध संचरण की स्वतंत्रता। हालांकि 19(2) में कई प्रतिबंध भी हैं, ठीक है, जिसमें एक प्रतिबंध से प्रश्न से उत्तर भी मैंने दिया था, प्रश्न भी दिया था, सैनिक और वैश्याओं को संघ बनाने का अधिकार है या नहीं? नहीं है। निर्बाध संचरण के किन किन आधारों पर प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो एक मैंने दे दिया है, जनजातीय सुरक्षा के आधार पर। चलिए 23 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। किस अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी आरोपी के गिरफ्तारी के बाद उससे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा? आर्टिकल 20, एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, दोहरा जोखिम के नाम से जाना जाता है, और न ही अपने विरुद्ध किसी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए विवश किया जाता है। आर्टिकल 20। बेगारी प्रथा पर रोक किस अनुच्छेद के तहत लगाए गए हैं? आर्टिकल 23, है ना, गुलामी टाइप का जो पहले वर्क करवाया जाता था पूरी तरह से रोक है। बाल श्रम आर्टिकल 24 है। किसी भी धर्म के
अभिवृद्धि के लिए अगर किसी भारतीय के द्वारा अनुदान दिए जाते हैं तो ऐसे किए गए खर्च कर मुक्त होंगे। किस आर्टिकल में है? 27 में है। भारत में धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता है? 100% है। हालांकि उस समय विवाद हुआ था जब संविधान निर्माण हो रहा था, कई सदस्य इस पक्ष में नहीं थे कि धर्म प्रचार की अनुमति दी जाए, लेकिन अधिकांश लोगों का मत था कि कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रेस की स्वतंत्रता 19(1)(a) के तहत, यानी कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तक, यानी कि सूचनाओं के स्रोत तक पहुंचना और सूचनाओं को प्रकाशित करने का अधिकार है, ये 19(1)(a) में ही शामिल है। निजता का अधिकार, ओके। 24 अगस्त 2017, आज से ठीक 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि निजता का अधिकार भी आर्टिकल 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल होंगे। चलिए 30 नंबर आइए। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, शॉर्ट में रासुका NSA, कब लागू हुआ और आर्थिक क्षेत्र का रासुका किसे कहते हैं? ये सिंपल सा बात है। 1980 में लागू हुआ और अभी भी लागू है। बाद में टाडा पोटा इत्यादि लागू हुआ, लेकिन वो सब समाप्त हो चुका है। कोफेपोसा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट 1974 में, इसे आर्थिक क्षेत्र का रासुका कहा जाता है। 31, भारत में अल्पसंख्यक समुदाय को अपने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार है। ऐसे शिक्षण संस्थाओं में संबंधित अल्पसंख्यक समुदाय अपने समुदाय के लिए अधिकतम कितने प्रतिशत सीट आरक्षित कर सकते हैं? जैसे ईसाई मिशनरियों के द्वारा स्कूलों की स्थापना की जाती है, तो उनको अधिकार कितना % सीट तक ईसाइयों के लिए होगा? ऐसा नहीं कि सिर्फ अल्पसंख्यक को, ये मत समझिएगा सिर्फ धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर भी, है ना। कोई भी क्षेत्र में अगर भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हैं तो उनको भी अधिकार दिया गया है। तो खास भाषा के लिए बांग्ला भाषी अगर झारखंड में हैं और उन्होंने कोई स्कूल का स्थापना किया है, उड़िया भाषी हैं, उन्होंने कोई स्कूल का स्थापना किया है, तो उड़िया बोलने वाले के लिए 50% आरक्षित कर देंगे, या बांग्ला वालों के लिए, उर्दू बोलने वालों ने किया है। तो सिर्फ धर्म नहीं कि मुस्लिम या फिर ईसाई सिख वगैरह का स्थापना है तो अपने धर्म के लिए करेंगे, भाषा वाले अगर करेंगे तो भाषा के लिए। चलिए 32 नंबर, पहले संपत्ति का अधिकार किस धारा में था? किस संशोधन के तहत इसे विधिक अधिकार बनाया गया है? वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस धारा में है? तो पहले जो था 19(1)(f) में था और वर्तमान में भाग 12 के 300 क में है। विधिक अधिकार अभी है। परमादेश और अधिकार परीक्षा क्या है ना। परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं, है ना। इसमें किसी अधिकारी को कुछ विशिष्ट कार्य करने को आदेश दिया जाता है न्यायालय के द्वारा, जो उनका कर्तव्य है। अधिकार परीक्षा जो होता है, किसी व्यक्ति को गलत तरीके से, अगर किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से पद प्राप्त कर लिया है तो न्यायालय के द्वारा यह रिट जारी किया जाता है। चलिए अनुच्छेद 33 के तहत सशस्त्र बलों और असूचना शाखा के मूल अधिकार रूपांतरित होकर लागू होंगे। रूपांतरण का अधिकार किसका है? माने रूपांतरित होकर यानी कि कुछ कमी कर दिया जाएगा आर्टिकल 33 में। 34 में अगर किसी क्षेत्र में सैन्य कैंप वगैरह है, पुलिस कैंप है, तो वहाँ पर भी कुछ अधिकार प्रभावित वहाँ के लोगों के होते हैं, वो 34 आर्टिकल 34 में है। तो ये पूरी तरह से संसद के हाथ में होगा कि रूपांतरण के बाद कितना अधिकार इन सशस्त्र बलों को दिया जाए। और आसूचना शाखा, आसूचना शाखा का अर्थ होता है जो भी सशस्त्र बलों के बीच जो टेलीकम्युनिकेशन होता है, उसमें जो भी कार्यरत कर्मचारी अधिकारी होते हैं, तो जिस तरीके से इन सशस्त्र बलों के मूलाधिकार रूपांतरित होकर लागू होते हैं, उसी तरीके से आसूचना शाखा के अधिकारी कर्मचारियों के भी रूपांतरित होकर लागू होते हैं। 35 नंबर आइए। 5 प्रकार के रिट उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं। दोनों के अधिकारों में क्या अंतर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ही रिट जारी किए जाते हैं। वहीं उच्च न्यायालयों के द्वारा 5 जो रिट जारी होते हैं, एक तो मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए, दूसरा समान विधियों के मामले में भी जारी किए जाते हैं। ठीक है, आप लोग इस चैनल के मेंबरशिप को भी जरूर प्राप्त करें और चैनल को आर्थिक सहयोग प्रदान करें और साथ ही कुछ एक्स्ट्रा लाभ प्राप्त करें, मुझसे पर्सनल गाइडेंस भी प्राप्त करें।
चलिए, मूल कर्तव्य। किस समिति के सिफारिशों के बाद मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल कर लिया गया? 100% स्वर्ण सिंह समिति। बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, आशा है आप लोग सभी लोग इसका उत्तर अच्छी तरह से जानते होंगे। नेक्स्ट, किस संशोधन के तहत संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? 42वां 1976। किससे प्रभावित था? सोवियत रूस से। पॉपुलर प्रश्न है। 38, सबसे अंत में कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया? किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? सबसे अंत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के संदर्भ में माता पिता के दायित्व को जोड़ा गया था। संशोधन देख लीजिए कौन सा था? 86 2002, 11वां मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य का अगर आप परिपालन नहीं करते हैं तो क्या न्यायालय कोई जा सकता है आपके विरुद्ध? उसी का अर्थ है उपचार प्राप्त करना। नहीं जा सकता है, न नीति निर्देशक तत्व में न ही मूल कर्तव्य में। लेकिन मूल कर्तव्य को लागू करने के लिए सरकार कोई विधि बनाती है तो इस आधार पर न्यायालय रद्द नहीं करेगा कि यह मूल अधिकारों को यह विधि थोड़ा बहुत प्रभावित करे, 14 या 19 का, आर्टिकल 14 या 19 का उल्लंघन करे। चलिए, सारे मूल कर्तव्यों को आपको याद रहना चाहिए, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इस तरीके से याद करिएगा जैसे मैंने लिख दिया है। स्वतंत्रता संघर्ष में उच्च आदर्शों का पालन करना प्री के लिए यह है। राष्ट्र के सामंजस्यपूर्ण संस्कृति बनाए रखना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानव ज्ञानार्जन और सुधार की भावना विकास करना, प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिगत और सामूहिक उन्नति का प्रयास करना ताकि राष्ट्र की भी उन्नति हो सके, समान बंधुत्व की भावना का विकास करना जो किसी भी भेदभाव से परे हो, धर्म हो, भाषा हो, जाति हो, क्षेत्र हो, है ना, ये सब को बिना सोचे हुए आपस में भाईचारे के साथ रहना, धर्म जाति इत्यादि का बिना सोचे हुए। इसके अलावा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, ये देखिए यही 11वां है जो 86 2002 में जोड़ा गया है। चलिए, राजनीतिक कर्तव्य, संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना, भारत के संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना। अब चलिए, विशेष कर्तव्य, बचा खुचा हम लोग यहाँ कर लेंगे। प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण करना, जिसमें इसमें आते क्या हैं? वन्यजीव, नदी, झील इत्यादि शामिल हैं। ओके। और प्राणियों के लिए सहानुभूति रखना। प्राणियों के लिए क्या रखना है? सहानुभूति रखना है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा का परित्याग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या क्या आते हैं याद रखिएगा। वन, वन्यजीव, नदी, झील। मूल कर्तव्य से संबंधित आर्टिकल रेंज 4A और 51A याद कीजिएगा, मजाक में इसको लेके नहीं जाना है, कन्फ्यूजन हो जाता है। 42 नंबर, नीति निदेशक तत्व से संबंधित अध्याय और आर्टिकल रेंज अब आपको बताने हैं। DPSP में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। अध्याय 4, आर्टिकल रेंज 36 से 51। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39A, 43A, 48A को मैंने नया जोड़ दिया है जो क्वेश्चन में आपको नहीं दिया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके। 42वां 1976। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में कौन से नए तत्व जोड़े गए? 42वां में भी जोड़ा गया, 44वां में भी। ये है 38 का 2, मिनिमाइज द इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज, है ना, आर्थिक असमानताओं को कम करना। अब आते हैं नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 40 के परिपालन हेतु संविधान में कौन कौन सा संशोधन किया गया है? तो 73वां और 74वां, ये गांव के लिए, नगर के लिए स्थानीय स्वशासन। ठीक है, केवल गांव वाला मत मानिएगा, ग्राम पंचायत मानिएगा नहीं, ये भी उसी के अंतर्गत है, आर्टिकल 40 से ही प्रभावित है। ओके। निम्न में कौन सही है? नीति निर्देशक तत्व आर्थिक और सामाजिक अधिकार प्रदान करते हैं, मौलिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार प्रदान करते हैं। उपरोक्त में से दोनों सही है। और अंतिम जो ऑप्शन है उपरोक्त में से दोनों गलत है। निश्चित रूप से उत्तर जो होगा उपरोक्त में से दोनों सही है, क्योंकि आर्थिक सामाजिक अधिकार प्रदान करते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व लगातार है। 3 नंबर पार्ट 3 में मौलिक अधिकार है, पार्ट 4 में नीति निर्देशक तत्व है।
इसको रखने का एक कारण था, चूँकि सरकारें उस समय जब संविधान निर्माता इस चीज़ को समझते थे कि लंबे समय से गुलामी का दौर रहा है भारत में, और भारत की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि सभी के सभी तत्वों को मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया जाता, क्योंकि मौलिक अधिकार नकारात्मक माने जाते हैं, सरकार को बाध्य करते हैं, इसलिए नकारात्मक माने जाते हैं। अगर मौलिक अधिकार जो भी सरकार ने दिया है, संविधान ने दिया है, अगर सरकारें पूरा नहीं करती हैं तो नागरिकों को कोर्ट जाने का अधिकार है, न्यायालय जाने का अधिकार है, इसीलिए नकारात्मक हैं, दबाव डालते हैं, इसीलिए नकारात्मक हैं। तो ये राजनीतिक अधिकार तो दे देते हैं, लोकतांत्रिक अधिकार तो दे देते हैं, लेकिन जब आर्थिक अधिकार देने की बात आती है, सामाजिक समानता देने की बात आती है, तो मौलिक अधिकार अक्षम हो जाता है। सिंपल सा कारण है, उसके लिए मनी चाहिए। अब मनी सरकार के पास थी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था कि भारत हमेशा गरीब ही रहता। उसी संभावना का उपयोग करने के लिए पार्ट 4 में संविधान निर्माताओं ने क्या किया, नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ दिया, ताकि आर्थिक और सामाजिक अधिकार उसमें इनपुट कर दिया गया और बताया गया कि जब जब आप सक्षम होंगे इन आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को, जिससे कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती है, आप मूलाधिकारों में प्रतिस्थापित करते जाएंगे। उसी में आप देख सकते हैं जो आर्टिकल 45 के तहत थे, है ना, जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, उसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत 21A में प्रतिस्थापित कर दिया गया है। अब समझ गए होंगे, समझ गए ना। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, और ये प्रश्न नंबर 47 है, निम्न में से कौन गलत है? नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि मूल अधिकारों को संशोधन करने की शक्ति संसद में नहीं है। नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन करने पर न्यायालय से पारितोष प्राप्त किया जा सकता है। अगला जो प्रश्न ऑप्शन है, नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है, मूल अधिकार नकारात्मक है। इसे मैं समझा ही चुका हूँ, और ये भी मैं समझा चुका हूँ कि नीति निर्देशक तत्व का अगर उल्लंघन कोई करता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। गोलकनाथ मामले में दिया ही था, सिंपल है, और नीति निर्देशक तत्वों को निलंबित करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो सरकार पर दबाव भी नहीं डालता है। इसलिए जो उत्तर इसका होगा गलत जो है सी होगा, न्यायालय पर नहीं जा सकते हैं डीपीएसपी का उल्लंघन होने पर। 48 आइए, पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये जो है 39, क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नीति निर्देशक तत्वों के ऐसे 39 के सारे बहुत सारे चीज़ हैं 39 के अंदर, मुख्य परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य के अनुसरणीय कुछ नीति के तत्व इसमें शामिल हैं, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, उस पर बाद में हम लोग चर्चा करेंगे मुख्य परीक्षा के क्लासेस के दौरान। 49 आइए, नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्न अनुच्छेदों में क्या शामिल है? तो पहला जो था आपका 40 पंचायती राज का गठन, 44 एक समान सिविल संहिता, 46 अनुसूचित जाति और जनजाति एवं अन्य दुर्बल वर्गों को आर्थिक और शैक्षिक हितों का संरक्षण, 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, 50 बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण, 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में अभी वृद्धि होगा, वृद्धि नहीं होगा, सुधार लेंगे आप लोग। चलिए कुछ अन्य प्रश्नों को देख लिया जाए जो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं, बीच में किसी न किसी कारण से छूट गया अथवा मैं नहीं इनपुट कर पाया। विदेश जाने के अधिकार आर्टिकल 21 में किस वाद के बाद प्रतिस्थापित हुए? मेनका गांधीवाद 1978। मुख्य परीक्षा की तैयारी के दौरान मैं पूरे केस की एक लिस्ट दे दूंगा, मूलाधिकार, नागरिकता, डीपीएसपी से संबंधित, और उसको कैसे इनपुट करना है वो भी मैं बताऊंगा। केस को इनपुट करके अगर मुख्य परीक्षा का उत्तर लिखेंगे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। मौलिक अधिकार का हृदय और आत्मा किस आर्टिकल को कहा जाता है? हृदय 21 को कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और आत्मा जो कहा जाता है 32 को, इसे भीमराव अंबेडकर ने कहा है। चलिए 3 नंबर आते हैं, राइट टू प्राइवेसी यानी कि एकांतता का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे कब स्थापित किया गया? कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर आ गया है,
अनुच्छेद 21 में, और इसे कब स्वीकार किया गया, आदेश निर्देश दिया गया इस संदर्भ में 24 अगस्त 2017 को। 4 नंबर आइए, किस संशोधन के द्वारा 10% EWS आरक्षण, ये वाला पहले ही आ चुका है, ठीक है, 1/3 2019, और ये भी आ चुका है, रिपीटिंग क्वेश्चन आ गया है। EWS आरक्षण देश में किस तिथि को प्रभावी हुआ है? ये 9 जून 2019 को 103वां संविधान यहाँ भी फिर आ रहा है। चलिए, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती? इंदिरा साहनी वाद में यह निर्णय दिया था। इस प्रकार आज का उत्तर सेशन समाप्त होता है। आप लोग, आशा है आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से सुना होगा। जितना ध्यान से सुनिएगा उतना अधिक लाभ होगा, ठीक है। पॉलिटी है, इसका अर्थ मजाक में नहीं लेना है, क्योंकि गाइड्स में जो आप पढ़ते हैं उससे आपकी नॉलेज कहीं ना कहीं आधी अधूरी रहती है। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ पॉलिटी, उसी तरीके से पढ़िए, आपकी जानकारी आधी अधूरी नहीं रहेगी। आपका एक मजबूत बेस बनेगा जो मुख्य परीक्षा में भी आपको नहीं रोकेगा, ठीक है। और टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए अधिक से अधिक। ऑल द बेस्ट। देखिए कल क्या डिसीजन आता है माननीय हाई कोर्ट का, उसके अनुसार ही आपका 12 सितंबर 19 का भविष्य